this like this structure. So आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी number of electron loss or gain by element during ionic bond formation. Number of electron loss or gain by element during ionic bond formation. यहाँ पर Na plus, Mg double plus, aluminum triple plus, N triple minus, O double minus, Cl minus, यहाँ पर प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, -3, -2, -1। ये हो जाएगा cation of D block and DF block. Represent variable electrovalency. Variable electrovalency. Represent variable electrovalency. यहाँ पर कार्य कारण variable electrovalency of D block element is due to unstable core. ये ध्यान दो, डी ब्लॉक के जो कैटायन है ये अनस्टेबल कोर के कारण वेरिएबल इक्विवेलेंसी शो करेंगे। अनस्टेबल कोर यहाँ पर हम लोग का Fe डबल प्लस, यहाँ पर Fe ट्रिपल प्लस, ये Cu प्लस, Cu डबल प्लस, इसको कहेंगे अनस्टेबल कोर, इसको कहेंगे स्टेबल कोर। इसको अनस्टेबल कोर कहेंगे और एक इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल में बदल जाएगा। इसको पढ़ना चाहिए क्या?
क्या बेटा वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ P ब्लॉक के लिए P ब्लॉक कहता है is due to inert pair effect. Due to inert pair effect. अगर आपसे कहा जाए कि what is inert pair effect, तो inert pair effect क्या है? तो आप कहेंगे reluctance of NS electron, reluctance of NS electron in bond formation. ध्यान रखना NS इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड फॉर्मेशन विभाग में लेना, NS इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड फॉर्मेशन विभाग में लेना क्या कहलाएगा? NS इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड फॉर्मेशन विभाग में लेना क्या कहलाएगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा भाग क्यों नहीं लेगा? क्यों भाग नहीं लेगा? जैसे हम कह रहे हैं कि NS इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग न लेना इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाएगा। क्यों भाग नहीं लेना? नहीं लेगा। तो आप ये कहेंगे कि अगर ड्यू टू मोर पेनिट्रेशन of NS electron या due to penetration effect or due to penetration का मतलब बायो वर्ड है penetration effect मतलब धंसा होना, पेनिट्रेट का मतलब धंसा होना। तो जो NS इलेक्ट्रॉन है ये अंदर के साइड में धंसा होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है, इसलिए इस पर न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है। अभी आप इसको ऊपर करें थोड़ा सा ये ध्यान रखना। जैसे लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर थर्ड ग्रुप की, ये थर्ड ग्रुप है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट है बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम, इंडियम और थैलियम है। तो यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा ये NS2 है और NP1 है। ये ध्यान देना NS2 ये वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है और NP1 है। मतलब आउटर मोस्ट सेल के S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 2 संभावनाएं पाई जाएंगी। एक संभावना तो ये होगी कि ये S और P दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए, दोनों निकल गया तो कितना निकला? 3। उस समय इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी? +3। क्या होगी? +3। तो ये पॉसिबल है कि +3 शो करें, ये +3 शो करेंगे, ये भी +3 शो करेंगे। और अगर ये ध्यान देना बेटा, अगर ये S इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, ये केवल P इलेक्ट्रॉन निकला, तब कितना निकला? 1। और तब इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसी तरह से ये फोर्थ ग्रुप जो है, फोर्थ ग्रुप यहाँ पर कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर NS2 NP2 है। अब संभावना है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो अगर दोनों निकल गया तो
गया। अगर केवल ये फ्री इलेक्ट्रॉन निकला और यस नहीं निकला तो फिर क्या होगा, +2 होगा। तो ये जो थर्ड ग्रुप के मतलब एलिमेंट हैं इनकी दो तरह की इलेक्ट्रोवैलेंसी पाई जाएगी, +3 पाई जाएगी और +1 पाई जाएगी। ये जो फोर्थ ग्रुप वाला है इनकी भी दो इलेक्ट्रोवैलेंसी पाई जाएगी, +4 पाई जाएगी और +2 पाई जाएगी। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे, ध्यान दो, पिछले लेक्चर पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन लिखना सिखाए थे। तो यहाँ पर हम लोग मान लें कि न्यूक्लियस है, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 ये है, ये 5p है। अब ध्यान देना, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये चौथी सेल, पांचवी सेल और ये छठी सेल है। यहाँ पर मान लिया जाए कि हम लोग भैया ये मान लेते हैं कि हम यहाँ पर बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन है। बोरान में कुल 5 इलेक्ट्रॉन में 2 2 4 और 1 5, तो ये p1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बोरान का लिख रहे हैं तो यहाँ पर p1 कर देंगे। अगर एल्युमिनियम का लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको p1 कर देंगे। अगर हम लोग गैलियम का लिख रहे हैं तो इसको p1 कर देंगे। अगर हम लोग इंडियम का लिख रहे हैं, हाँ इंडियम का लिख रहे हैं इसको p1 कर देंगे। और थैलियम का लिख रहे हैं तो इसको p1 कर देंगे। अब आप बताओ, खुद बताइएगा, न्यूक्लियस का इफेक्ट हम देखना चाह रहे हैं। ये न्यूक्लियस का इफेक्ट है, ये थैलियम के केस में। अब थैलियम के p पर न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा है या थैलियम के s पर न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा है? s पर ज्यादा है। अब ये तो हमने ऐसे लाइन से बना दिए। अब इसको आप कल्पना करो कि कैसे गोला टाइप का है, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ पर p सब चल रहा है, यहाँ पर s है, ऐसे कल्पना करो। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर s पर जो इफेक्ट ज्यादा होगा, यहाँ पर p पर क्या होगा, कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलने की बात अगर आए तो p आसानी से निकल पाएगा या s निकल पाएगा? p आसानी से निकल पाएगा। तो अच्छा, इसको अगर ऐसे गोला मान लिया जाए, ऐसे मान लो, ऐसे गोला मान लेते हैं, ऐसे होता भी ऐसे है। तो अब ये गोला मान लिया जाए कि ये जो यहाँ पर p है ये सरफेस पर होगा, और ये अगर सतह मान लिया जाए गोले की तो ये जो है सतह पर है या अंदर है? तो ये माना जाएगा कि अंदर धंसा हुआ है, और धंसे होने को पेनिट्रेशन बोलते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो जो p सबसेल है, मतलब p ब्लॉक के कहलाते हैं, वो पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर फिर से हम दूसरे का एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ पर अगर देखिए बेटा, ये देखो, अब यहाँ पर फिर से मार रहे हैं, ये न्यूक्लियस तो वही है। अब अगर हम लोग इंडियम की बात करें तो यहाँ पर इंडियम से फिर चल रहे हैं। अब इसके p पर इफेक्ट देखना है और इसके s पर इफेक्ट देखना है। तो p पर इफेक्ट कम होगा और s पर क्या होगा? अब ये सेल गायब कर दो। अब तो जब ये इंडियम की बात करें इसका मतलब ये सेल है ही नहीं है, तो यही सेल है ना। तो जब यही सेल है इसका मतलब p सर पर करोगे, ये सब हो गया। अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, गैलियम की बात कर रहे हैं, तो फिर वही याद कर लो। गैलियम की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दो, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, अब यहाँ पर ये s हो गया और ये क्या हो गया, p हो गया, बात है ना। लेकिन अगर हम लोग एल्युमिनियम की बात करें तो ध्यान देना, यहाँ पर s और p के बीच में f और d है, यहाँ पर s और p के बीच में d है, यहाँ पर s और p के बीच में d है, लेकिन यहाँ पर s और p के बीच में कुछ नहीं है, मतलब वो एक साथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूक्लियस का इफेक्ट यहाँ पर ध्यान दिया जाए, इस न्यूक्लियस का इफेक्ट जो s पर होगा वही लगभग p पर होगा। मतलब अगर p इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से s भी निकल जाएगा, p निकलेगा तो s भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है। तो अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट इन चारों में कौन शो नहीं करेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन नहीं शो करेगा, एल्युमिनियम शो नहीं करेगा, और कौन शो करेगा, हेलियम। अगर एक पूछा जाए कौन शो करेगा तो हेलियम, तो कौन नहीं शो करेगा तो सबसे ऊपर वाला। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि नीचे जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो जब इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी
अच्छा, तो ध्यान देना बेटा, ये ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर है +3 और लोअर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +1। तो अगर ये सबसे ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करना चाह रहा है, इसका मतलब इसका जो +1 स्टेबल है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। और ऊपर वाले का +1 तो शो ही नहीं कर रहा, मान लो शो भी करता तो सबसे कम स्टेबल होता। तो इसका मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी नीचे जाने पर बढ़ती जाती है। इसलिए जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ती है। तो बस इस डायरेक्टिव के अंदर टेंडेंसी टू शो इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट increases down the road. So stability of lower positive oxidation number लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज डाउन द रोड। ठीक है। तो जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है उसको शो करने की टेंडेंसी नीचे बढ़ती जाती है, इसलिए जो लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको शो करने की टेंडेंसी नीचे क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और ध्यान रखना, अगर आपसे कहा जाए इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन शो करेगा तो सबसे नीचे वाले को बोलेंगे। कौन शो करेगा तो क्या बताएंगे, हेलियम शो करेगा। कौन शो करेगा, फ्लेम शो करेगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर PlCl इज मोर स्टेबल, PlCl3 क्यों भैया, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा। AlCl लेस स्टेबल देन AlCl3। वही सेम चीज PbCl2 is more stable than PbCl4. SnCl2 is less stable than SnCl4. यहाँ पर PbI4 does not exist. ये पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। Does not exist. बनेगा ही नहीं, PbI4 बनेगा ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं बनेगा, ध्यान देना बेटा। आप कह रहे हो कि Pb+2 ज्यादा स्टेबल है, +4 कम स्टेबल है। इसका मतलब अगर +4 है तो वो किस में बदलना चाहेगा, +2 में। किस में बदलना चाहेगा, +2 में। तो कैसे बदलेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो अगले को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो मतलब Pb+4 ऑक्सीडाइज एजेंट है। Pb+4 क्या है, और ध्यान देना बेटा, आयोडाइड I- ये बहुत अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है। मतलब Pb+ इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और I इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब यहाँ पर Pb ये +4 है, यहाँ पर 4 सॉरी, अगर हम लोग क्या कर लें, आयोडीन माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, PbI2 हो जाएगा प्लस I2 हो जाएगा +2। ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर आपसे कह रहा है PbI4 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, क्यों एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप कहेंगे उसमें Pb+4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और I- क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसलिए दोनों को एक साथ रहना नहीं चाहिए। ठीक है। और PbCl2 ज्यादा स्टेबल है PbCl4 से, क्यों, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। जो ज्यादा स्टेबल है इनर्ट, जहां तो SnCl2 को कम स्टेबल कर रहे हो, इसका मतलब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी को थोड़ा ज्यादा रखना नहीं चाहिए। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आ गया। चलो बेटा निकाल दें इसको, आगे प्रोसीड करना है। चलो
हम लोग बात करते हैं इनर्ट इफेक्ट के बाद बॉर्न हैबर साइकिल पर। मैकेनिज्म ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। मैकेनिज्म ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉर्न हैबर साइकिल। इट इज represented by Born-Haber cycle. It is represented by Born-Haber cycle. यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर सोडियम सॉलिड ले रहे हैं। किसी सॉलिड को आप सीधे गैस में बदलोगे तो हिंदी में उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन और इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। ये मतलब सब्लिमेशन। और ध्यान दो, अब ये गैस है तो गैसियस एटम को आप आयन में बदलना है, तो इसके लिए जो एनर्जी लगती है इसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको सब्लिमेशन एनर्जी कहेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और ध्यान रखा, यहाँ पर Cl2 गैस आपने लिया, Cl2 गैस को आपने तोड़ा तो यहाँ पर हाफ डिसोसिएशन एनर्जी लिख रहे हैं, यहाँ पर Cl गैस हो जाएगा। ध्यान दो, थोड़ा समझिए, यहाँ पर हाफ क्यों लिख रहे हैं, हाफ क्यों लिख रहे हैं? तो अगर ये डिसोसिएशन लिखें तो ये Cl2 टूटेगा ना, तो कितना Cl बन जाएगा? 2 Cl। एक मतलब एक मोल Cl2 को तोड़ने के लिए जो डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी, मतलब एनर्जी लगेगी, उसको क्या कहेंगे? डिसोसिएशन एनर्जी। तो अगर आप डिसोसिएशन एनर्जी लोगे तो 1 मोल टूटेगा, और अगर हाफ डिसोसिएशन लोगे तो आधा मोल टूटेगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर हाफ लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? हाफ। अगर देखो 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl। अब यहाँ पर Cl बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl माइनस हो जाएगा। ये अब यहाँ पर ध्यान देना भैया, ये Na प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया, दोनों जुड़ गए, ये सारे हो गया। अब ये आपको भी कल दिखाए थे कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड के निर्माण के लिए उसके ऊपर कांस्टिट्यूएंट आयन से निर्माण करना है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी होगी उसको लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, अच्छा किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है तो जो टोटल एंथैल्पी चेंज होता है उसको आप कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और यहाँ पर छोटा सा NaCl लिख दिए हैं, तो इसको पूरा क्या पढ़ेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, और कौन सी एनर्जी लगी है? सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, और बेटा हाफ डिसोसिएशन एनर्जी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और ये लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी हालांकि माइनस साइन में है, लेकिन हम माइनस यहाँ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे, सबको जोड़ेंगे। अब जिसका जो साइन है लिख दो, उसमें आप जहाँ जाना होगा चला जाएगा, ठीक है। अब ये सारी एनर्जी को अगर हम लोग जोड़ दें तो जो एनर्जी चेंज आएगा उसको लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। और ये नेक्स्ट साइकिल, इसको बॉर्न-हैबर साइकिल कह रहे हैं। अच्छा एक क्वेश्चन, एक चीज आपको और बता दें, ध्यान रखना बेटा, जैसे यहाँ पर Cl2 है, ये Cl2 है, तो यहाँ पर हमें एक Cl चाहिए था, हमें NaCl निर्माण कर रहे हैं। सपोज करो अगर हम लोग MgCl2 का निर्माण कर रहे होते तो यहाँ पर हमें कितने Cl चाहिए? 2। तब तो यहाँ पर हाफ ना लगता ना, और तब ये भी हाफ बन जाता। मतलब ये अच्छा हमने लिखा इसलिए है कि NaCl का एग्जाम्पल लेके टीचर पढ़ाता है और NaCl का एग्जाम्पल लेके किताब में लिखा गया होता है। तो ऐसा लगता है कि ये बस यही फिक्स है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पर ये समझना है कि अभी चूंकि एक Cl चाहिए था तो इसके लिए आधे Cl2 को तोड़ना था, और आधे के लिए आधा लगा। अगर यहाँ 2 Cl लगते तो एक Cl2 को तोड़ते
तो यहाँ पर पूरा डिसोसिएशन लगता है। तो अगर MgCl2 का निर्माण करना होता तो यहाँ पर हमें यहाँ पर जो हाफ डी लिखे हैं तो हाफ डी होगा। अच्छा और देखना बेटा, यहाँ पर वैसे आप चंद न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछे थे कि मैथमेटिकली एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने के लिए नहीं कहा जाता, बस बार्न हैवर साइकिल ऐसे फार्मूला लेते के फार्मूला बताओ। मान लो पूछा ही जाए तो ये सारी एनर्जी दे दी गई है, इसको एज इट इज ऐसे जोड़ देंगे। अब यहाँ पर Cl2 का केस जो होगा, Cl2 जो होगा ऐसे Cl2 होगा तो उसका हाफ डिसोसिएशन नहीं बताया जाएगा, उसका डिसोसिएशन बताया जाएगा। तो मान लो यहाँ पर 10 दिया गया है, यहाँ पर 15 दिया गया है, ये भी 10 दिया गया है, 20 दिया गया है, 25 दिया गया, जो भी दिया गया है। तो यहाँ पर कितना यूज किए थे 15, तो Cl2 की डिसोसिएशन एनर्जी 15 किलो कैलोरी मान लो। तो 15 यहाँ पर नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे 15 into हाफ, 15 into क्या लिखेंगे हाफ। तो हमें आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है, सारी चीजें दे दी गई हैं, इसमें से कोई एक नहीं दिया गया है, जो एक नहीं दिया गया मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन which one of the following cannot be calculated with the help of Barn-Haber cycle? Barn-Haber cycle यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लैटिस एनर्जी। तो कौन सा हम नहीं कर पाएंगे इसको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग बार्न-हाइवर साइकिल से डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसको आगे बढ़ा दें, बढ़ा दें। चलो भैया आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक में लिखा जा रहा है पहला, यहाँ पर ध्यान रखना, ionic compound is made up of a positively charged ion. Which are attracted by strong electrostatic force of attraction. Strong electrostatic force of attraction. ध्यान देगा यहाँ पर Na प्लस ACl माइनस है, ये इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये आप ध्यान रखिएगा, जो आयनिक कंपाउंड है कतई ये ध्यान में नहीं आना चाहिए कि एटम से बने हैं, ये अपोजिटिवली चार्ज आयन से। ये NaCl का क्रिस्टल लिया गया है, ये NaCl का क्या लिया गया है? क्रिस्टल लिया गया है। ये अपोजिटिवली चार्ज आयन से बने हुए हैं, ये जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जा रहा है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा, मतलब ये काफी क्लोज होंगे, काफी क्लोज होंगे, जिनकी हार्डनेस ज्यादा होगी,
ये सॉलिड स्टेट में होंगे, हार्डनेस ज्यादा होगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, आयन फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। सो they are solid. In nature, has high melting and boiling point, does not conduct electricity in solid state. अगर आपसे कहा जाए कि जो आयनिक कंपाउंड है NaCl, सॉलिड NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा सॉलिड स्टेट में, सॉलिड NaCl कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों भैया? क्योंकि उसके आयन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, वो मूव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बट दे आर good conductor in liquid or molten state. Conductivity due to a positively charged ion. Due to a positively charged ion. Conductivity due to a positively charged ion. तो जो कंडक्टिव होगी बेटा वो अब विपरीत आवेशित आयन लेकर होगी, पॉजिटिवली चार्ज आयन लेकर होगी। ठीक भैया? तो ये ध्यान दो, ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट, इसका एक रीजन होगा ये। अगर क्यों सॉलिड है, ड्यू टू स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों कंडक्टिविटी नहीं शो करता, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सर वो मोल्टन क्या है? पिघला हुआ। ठीक है, मोल्टन स्टेट या कहीं फ्यूज्ड स्टेट लिखा हुआ, ये दोनों वर्ड पिघला हुआ। बात समझ गया? तो मोल्टन स्टेट लिखा है या फ्यूज्ड स्टेट लिखा है, इसका मतलब पिघली हुई अवस्था। इसको आप पढ़ा है क्या? आगे देखा जाए दूसरा, अभी ये एक ही पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, डज नॉट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, सॉरी नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट चर्चा करेंगे, लाइक CS2, CCl4, benzene, toluene and NH3 are heptane, but dissolved in polar solvent. Dissolve in polar solvent, but dissolve in polar solvent, like in water and methyl alcohol, like in water and in methyl alcohol. वाटर में और methyl alcohol में ये dissolve है।
आगे बढ़ा ना, ठीक है सब लोग। तो देखिए यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट का मतलब जैसे आपने वाटर लिया है A माइनस B माइनस A प्लस A प्लस, अब NaCl इसमें डाल रहे हो तो NaCl में भी क्या होगा, पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव पोल। NaCl में क्या होगा, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। तो अब जैसे NaCl आपने वाटर में डाल दिया बेटा, तो ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है। अब यहाँ पर वाटर में जब डालेंगे तो ये वाटर का नेगेटिव पोल, वाटर का क्या होगा, नेगेटिव पोल, इसके पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव पोल इसके नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा यहाँ पर। और जब वाटर जुड़ता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, इसको कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। वाटर के जुड़ने पर एनर्जी, जब भी कोई चीज जुड़ता है एनर्जी रिलीज होती है। वाटर का जुड़ना हाइड्रेशन है और हाइड्रेशन होने पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पर भी वाटर जुड़ रहा है, यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको भी क्या कर रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पर आयन जुड़ रहे हैं, यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको क्या कर रहे हैं, आयन के जुड़ने पर जो एनर्जी रिलीज होगी क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ध्यान रखिए, आपको शायद बताया फिर बता रहे हैं, जब भी कोई चीज जुड़ेगा एनर्जी निकलेगी, अगर उसको उतनी एनर्जी दे दिया जाए तो अलग हो जाएगा। जुड़ने पर एनर्जी निकलेगी, अगर उतनी एनर्जी दे दिया जाए तो अलग हो जाएगा, मतलब अलग होने के लिए उतनी एनर्जी दिया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा, ये NaCl जब जुड़ा रहा होगा, NaCl जब जुड़ा रहा होगा क्या एनर्जी निकली रहेगी, उतनी एनर्जी। इसका मतलब इतनी या इससे ज्यादा एनर्जी दिया जाए तो ज्यादा बताएगा। तो NaCl वाटर में डिजॉल्व, मतलब किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व कब होगा या वाटर में डिजॉल्व कब होगा, जब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उसके लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगा। भाई इसको अलग करने के लिए एक ही एनर्जी तो मिल रही है, इसको अलग करना है और ये एनर्जी क्या है, मिल रही है ज्यादा। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व होगा जब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उसके आयनिक एनर्जी मतलब लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अगर वाटर नहीं कोई दूसरा सॉल्वेंट है तो सॉल्वेशन एनर्जी कहेंगे। तो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड dissolved in water when hydration energy is greater than lactic energy, or ionic compound dissolved in other solvent। यहाँ पर when solvation energy, अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट है तो उसको लोग सॉल्वेशन एनर्जी कहेंगे, तो ध्यान देना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हो। कब डिजॉल्व होगा, जब हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो। यहाँ पर किसी दूसरे सॉल्वेंट में कब डिजॉल्व होगा, जब सॉल्वेशन एनर्जी क्या हो, लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो। यहाँ पर ध्यान दो, AgCl, AgBr, AgI, CaF2, CaC2O4, BaSO4, PbSO4, ionic, but does not dissolve water as hydration energy is less than electric। और कोई कारण ही नहीं बताएंगे, सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं। BaSO4, PbSO4 ये सब आयनिक हैं, लेकिन वाटर एंड सॉल्वेंट है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे। क्यों डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इनकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी से कम। डिजॉल्व करने होंगे तो
वाइब्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है। यहाँ पर ध्यान दो, इधर ही करो। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे फिजिक्स में या पढ़े होंगे तो एक फार्मूला पढ़े होंगे फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का फार्मूला। यहाँ पर दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, वेट पढ़े हैं ना, ये दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको इसी को फार्मूला से दिखाते हैं। और ये जो एप्सिलॉन 0 कह रहे हैं ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या रहेगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो जो चार्ज है और जो आयन है उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा। और अट्रैक्शन अगर घट गया तो अलग करना आसान हो गया, कठिन हो गया? आसान हो गया। इसका मतलब इसको कैसे मीडियम में ऐड करना चाहेंगे, जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो या कम हो? ज्यादा हो। इसका मतलब कि सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर नंबर करें थोड़ा इसको फर्दर। Solubility of ionic compound directly proportional to dielectric constant of medium। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 क्या करना है? सॉल्वेंट कुछ सॉल्वेंट दिए गए जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके सामने है। वाटर 81, D2O 79, मिथाइल अल्कोहल 35। किस में ज्यादा दिया होगा आपका? H2O में। यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन देना चाहेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन four solvents A, B, C, D, C and D have dielectric constant dielectric constant 35, 40, 75, 78 and 50. Which solvent solubility of NaCl is maximum? A, B, C and D। क्या हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका सूत्र है? सी का। किसका सूत्र है? क्रम से बोला गया ना, A, B, C, D और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगी। सबका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब सॉल्वेंट आप जानते नहीं हो सॉल्वेंट क्या है, ABCD में सॉल्वेंट थोड़े होते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट मालूम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसमें सॉल्वेंट क्या होगी? ज्यादा होगी। इसको हटा सकते हैं?
यानी बाण with non-directional. Hence, does not represent the vector. Hence, does not represent the vector. यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका क्या मतलब हुआ? n प्लस है, ये Cn माइनस है, तो Cn माइनस इधर है तब भी अट्रैक्टेड है। अब Cn माइनस को अगर आप इधर कर दो तब भी Na प्लस उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। Cn माइनस इधर कर दो तब भी Na प्लस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ऊपर कर दो तब भी अट्रैक्ट करेगा। ऐसा कोई विशेष दिशा है जहाँ पर अट्रैक्शन होगा और अगली विशेष दिशा में अट्रैक्शन नहीं होगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं। जिसको तो आप इसको चाहे इधर ले जाओ अट्रैक्शन तो नहीं रहेगा। जिसको तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसको तो कहीं फिक्स सीमा पे आप रख नहीं सकते हैं, तो रख नहीं सकते। इसका मतलब इसकी कोई फिक्स शेप नहीं हुआ, फिक्स ज्योमेट्री नहीं। यहाँ पर पहला पॉइंट isomorphism in electronic configuration। यहाँ पर आइसो का मतलब से मार्क का मतलब रूप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक ही रूप में हो सकता है। तो ध्यान दो, जैसे यहाँ पर Na प्लस F माइनस है, यहाँ पर 11 का होता है ना, अब 1 चला गया तो 10 हो गया Na प्लस में, और F में भी कितना है काम हो गया 10, यानी डबल प्लस और इलेक्ट्रॉन डबल माइनस। यहाँ पर कितना काम हो गया भैया 10, यहाँ पर कितना काम हो गया 10। अब इनका दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसको कहेंगे रिप्रेजेंट आइसोमॉर्फिक इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आयनिक कंपाउंड और उसके बॉन्ड के बारे में था। एक लाइन और कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिक शो नहीं करेंगे। आयनिक कंपाउंड डज नॉट रिप्रेजेंट आइसो मतलब आयनिक कंपाउंड डज नॉट रिप्रेजेंट आइसोमेरिक। आइसोमेरिक शो नहीं करेगा। आयनिक कंपाउंड are hard and brittle। एक वर्ड ये पूछा है, brittle का मतलब होता है भंगुर, हिंदी में कहते हैं, और भंगुर का मतलब किसी चीज को चटक कर टूटना। जैसे भी ये किसी चीज को तोड़ने से टूट जाएगा, लेकिन वो कई सारे टुकड़े में होकर टूट जाए, ऐसे ही बस नहीं 2 पार्ट में लग जाए, तो कहते हैं भंगुर मतलब चटक कर टूटना। हैमरिंग करने पर एक चटक कर टूटना है, ठीक है, तो उसको कहेंगे। तो आयनिक कंपाउंड के बारे में आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में बता दिया गया था। अब हम लोग बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। उसको हटा दिया। Covalent bond. Concept by Lewis. Formed by म्यूचुअल का होगा पारस्परिक, परस्पर, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बाय
म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑफ कंबाइनिंग आइटम। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कंबाइनिंग आइटम। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, Cl के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेंगे, दोनों के आउटर मोशन में एक 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, अगले ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन। Therefore, 1, 2 or 3 1. If combining atoms share 1, 2 or 3 electrons respectively, रिस्पेक्टिवली का होगा क्रमशः। तो अगर कंबाइनिंग आइटम 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो कंबाइनिंग आइटम के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन बनेगा, 2 शेयर करेगा तो 2 बनेगा, और 3 शेयर करेगा तो 3 बनेगा। किन्हीं 2 नॉन मेटल के बीच में 3 से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं हो सकता। मेटल के बीच में हो सकता है लेकिन नॉन मेटल के बीच में नहीं हो सकता। तो जैसे यानी 2 non-metal cannot have more than 3 electrons in between them. Any 2 non-metal cannot have more than 3 electrons in between them. ध्यान रखिएगा, नॉन मेटल लिखे हैं बट मेटल कैन है मोर देन 3 electrons, 3 1। तो मेटल के बीच में 3 बॉन्ड से ज्यादा हो सकता है, लेकिन नॉन मेटल के बीच में 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं हो सकता। नॉन मेटल के बीच में नहीं हो सकता। इसको आगे बढ़ा दें क्या? यहाँ पर कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, सॉरी कंडीशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। पहली कंडीशन है इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ऑफ कंबाइनिंग आइटम। लेस देन 1.0। दूसरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बोथ आइटम should be
अंशतः कंबाइनिंग एटम। should have 4, 5, 6 or 7 electrons, except hydrogen, beryllium, boron, except hydrogen, beryllium, boron. Except hydrogen, beryllium and boron. Hydrogen, beryllium and boron. तो इनके तुम्हारे एटम में मतलब वैलेंस में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितना है? 2 है, यहाँ पर कितना है? 3 है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। बाकी जो कंबाइंड एटम होंगे उनके वैलेंस है 4, 5, 6 या फिर कितने का होंगे? 7। टाइप की बात किया जाए, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड तो 2 टाइप होंगे। टाइप में भैया 2 टाइप। What are the 2 types? Non-polar covalent. यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस should be 0. इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस should be 0. जैसे Cl Cl और क्या कार्बन आयोडीन। ध्यान दो, ये दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से नहीं अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, दोनों पर कोई चार्ज नहीं होगा। अगर आयोडीन चाहे खींचने तो नहीं खींच पाएगा, कार्बन भी नहीं खींच पाएगा। और क्या होता है? फास्फोरस हाइड्रोजन, ठीक है, ये नॉन पोलर कोवेलेंट है। ये क्या है? अच्छा, हमारे दिमाग में ये होता है कि दोनों एटम सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 होना चाहिए। जैसे कार्बन की जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही आयोडीन की भी है, फास्फोरस और हाइड्रोजन की बराबर है, Cl Cl की बराबर होगी। और दूसरा बेटा पोलर कोवेलेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ कंबाइनिंग एटम should be less than 1.7 but greater than 0. greater than 0 या 0 से 1.7 के बीच में, 0 से 1.7 के बीच में। यहाँ पर ध्यान रखना, ये Cl, ये Cl, ये दिया। अब ये ध्यान देना, ये आपका पोलर कोवेलेंट, ये यहाँ पर खींच लेगा तो ये माइनस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस। यहाँ पर खींच लेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, अब ध्यान दो, ये तीनों बॉन्ड पोलर हैं। ये J पोलर है, HCl पोलर है, HBr भी पोलर है। अब बात ये है कि कौन ज्यादा पोलर होगा। तो पोलरिटी ऑफ बॉन्ड इज मेजर्ड बाय डायपोल मोमेंट। पोलरिटी ऑफ बॉन्ड इज मेजर्ड बाय डायपोल मोमेंट। तो पोलरिटी ऑफ बॉन्ड इज मेजर्ड by dipole moment। तो बॉन्ड की जो पोलरिटी है वो डायपोल मोमेंट से मेजर करेंगे। इसको कोशिश करेंगे।
बढ़ा दे रहे हैं। चलो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट represent polarity या measure of polarity, measure of polarity। ये पोलरिटी मेजर करता है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है। म्यू इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 into d। ये म्यू आपका क्या है डाइपोल मोमेंट, क्यू क्या गया चार्ज सेपरेशन, चार्ज ऑन रेडिएशन, चार्ज ऑन रेडिएशन। The distance between two, the distance between two, दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पर Q की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखो म्यू इक्वल टू Q, यहाँ पर 4.8 into 10 पावर माइनस 10 ESU लिख रहे हैं और D इक्वल टू 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। ध्यान देना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। ये चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहते हो 1.6 into 10 पावर माइनस 19 कूलम, ये SI यूनिट में है, लेकिन ये CGS यूनिट में है। तो जब CGS यूनिट में लेंगे तो सेंटीमीटर लेंगे, मीटर नहीं लेंगे। नेट एंगस्ट्रॉम हम लोग दो एटम के बीच में कम से कम 1 एंगस्ट्रॉम दूरी मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब CGS यूनिट में लेंगे कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस 8, अब मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो 10 पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, या इसको आप 4.8 dy या 4.8 d कहेंगे। dy यूनिट है, dy क्या है यूनिट, तो एक d बराबर होता है यहाँ पर 10 पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, या 3.33 into 10 पावर माइनस 30 कूलम मीटर। पावर माइनस 30 कूलम मीटर। ठीक है, नहीं हो जाएगा। अब ध्यान रखना अगर डाई एटॉमिक, जैसा यहाँ पर पहले लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, केवल दो ही एटम है, तो जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल mu is directly proportional to electronegativity difference। यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, ये HCl, HCl, HBr, ये चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस घट रहा है, म्यू घटेगा, ये म्यू क्या होगा यहाँ पर ये RF, R क्या है एल्किल ग्रुप, R क्या है एल्किल ग्रुप। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो R एल्किल ग्रुप है और एल्किल ग्रुप में बहुत सारे एटम होंगे, तो यहाँ पर वैल्यू क्या करेगा, मान लो CH3 ले लिया जाए, C2H5 ले लिया, मतलब CH3 ले लिया जाए, सभी R को CH3 कर दो,
तो यहाँ पर कार्बन और एक हो जाएगा, 3H यहाँ, 3H यहाँ, 3H, तो H तो कॉमन हो गया ना। जब सारे H मतलब सभी में 3H है, मान लो किसी भी H नहीं है तो बता क्या, CF, CCF, CBr और क्या हो गया, CI। यहाँ पर एक एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्शन ये जरूर याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछ लेता है CH3 Cl, CH3F, CH3Br, CH3I, ये म्यू का ऑर्डर होगा। ये म्यू का क्या होगा, यहाँ पर आप कहोगे आप तो आप F पे ज्यादा लिखे हो, F पर क्या लिखा गया है ज्यादा, तो F पर ज्यादा लिखा गया तो R का मतलब हम CH3 नहीं मानना है, अगर R CH3 हो गया तो ये ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पर R इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, नॉट CH3, अगर R इक्वल टू CH3 है तो ये ऑर्डर हो जाएगा। आगे चलते थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा आगे चलें। अच्छा, मल्टी एटॉमिक स्पीशीज है तो रिजल्टेंट म्यू सॉल्व करेंगे। In case of लिख लिया ना, in case of multi-atomic species, the resultant mu is calculated. Resultant mu is calculated. अब यहाँ पर ध्यान रखा, कंडीशन अप्लाई की गई है। कंडीशन में देखिएगा यहाँ पर पहला, इफ अटैच्ड ग्रुप आर ऑफ सेम नेचर, यहाँ पर ध्यान रखना, सेम नेचर कह रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाले हों या दोनों खींचने वाले हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दो बेटा, A यहाँ पर B है, ये दोनों B इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, दोनों खींच रहे हैं या दोनों दे रहे हैं। जरूरी है तो ये AB है तो AB भी हो, ये B है C है, लेकिन अगर B इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो C भी इलेक्ट्रॉन खींचे। तो ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होगा म्यू1 होगा, यहाँ पर क्या होगा म्यू2, और वेक्टर क्वांटिटी आप पढ़े होंगे, मतलब वेक्टर फिजिक्स में म्यू आर क्या हो जाएगा, म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 cos थीटा, ये cos थीटा। तो ये आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। केमिस्ट्री में इस फार्मूले से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं केमिस्ट्री में इस फार्मूले पर क्वेश्चन बनेगा, नहीं, केमिस्ट्री में बस थीटा आप देख के बता लेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बस इतना बता रहे हैं कि अगर ऐसा है तो म्यू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन है, अगर दोनों ग्रुप का नेचर सेम है तो म्यू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा थीटा। अब आप यहाँ पर समझो, इधर देखो, ये थीटा को 0 कर दो तो एक भी जहां पे है वहीं पर दूसरा भी दिया जाएगा और दोनों मिल के इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, प्रभाव बढ़ जाएगा या घट जाएगा। मान लो ये टेबल है, यहाँ एक ऐसे रस्सी बांध के इधर खींचा जा रहा है, एक रस्सी बांध के इधर खींचा जा रहा है, तो एक एंगल बन रहा है ऐसे। और अब अगर दोनों रस्सी को यहाँ पे ऐसे बांध के ऐसे खींचा जाए तो किस केस में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, जब एंगल बना के खींच रहे थे जब जीरो एंगल है, जीरो एंगल। वही सेम चीज है, जब यहाँ पर एंगल 0 हो जाएगा मतलब एंगल घटा म्यू बढ़ा, एंगल घटा म्यू बढ़ा। और यहाँ पर दूसरा केस है बेटा बी, व्हेन इफ अटैच्ड ग्रुप has different nature, different nature, अटैच ग्रुप का नेचर डिफर करे। यहाँ पर ध्यान देना बेटा,
जैसे ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, ये बी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सी भेज रहा है। यहाँ पर μ1 ये हो जाएगा μ2, ये हो जाएगा थीटा। अब यहाँ पर जो μr है, फार्मूले के अनुसार अगर आप लिखना चाह रहे हो तो फार्मूला भी देख लो, लेकिन फार्मूले से जैसे हमने बताया कि केमिस्ट्री में कोई इस फार्मूले से लेना देना नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि जो आप फार्मूला यूज करें तब बताएं, बस हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पर जो μr होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा। ध्यान दो, ऐसे समझ लो, ये थीटा 0 कर दो। अब ध्यान देना बेटा, बी और सी एक साथ आ जाएंगे, थीटा 0 किए तो इधर बी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और उसी साइड में सी भेज रहा है। ऐसे बी इधर खींच रहा है और सी इधर क्या कर रहा है, भेज रहा है। ऐसे समझ लो जैसे आप इसमें एक उधर ठेल रहा हो और उधर से कोई पुश कर रहा है, तभी तो ठीक है। और तब ये इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इधर से उधर से 0 नहीं, कम हो जाएगा। 0 तो कब होगा जब दोनों की पावर बराबर हो। पावर बराबर नहीं है तो कम हो जाएगा, तो 0 नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन 180 कर दो। अब 180 कर दिए तो आप इस थीटा को बढ़ा के सी यहाँ पे आ गया, ये सी। अब ये बी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और सी भेज रहा है। जैसे आप इधर से इसको खींचो, हम इधर से पुश करें, तो मूवमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये थीटा बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। इसको हटा दें क्या, तो इतनी ये जो फार्मूला आपको बताए हैं, फार्मूले से हम जैसा बताया कि कोई लेना देना नहीं, बस केवल इतना लेना देना है कि अगर दोनों का नेचर एक जैसा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और डिफरेंट है तो ये हो जाएगा। इसको बढ़ा रहे हैं आगे, देखना बेटा एग्जाम्पल। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये CH3 है, ये CH3, ये 1 2, ये 1 और ये 2 है। 1 2 को आप लोग कहेंगे, 1 3 को मेटा कहेंगे, 1 4 को पैरा कहेंगे। इसको कहेंगे आर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। अब ध्यान देना बेटा, CH3 इलेक्ट्रॉन भेजने वाला ग्रुप है, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन ग्रुप होगा वो भेजने वाला माना जाएगा। आगे पढ़ाएंगे आर्गेनिक में, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, इधर भेज रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, ऐसे सोचो तो इधर भेज रहा होगा। अब ये इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, दोनों का नेचर सेम है या डिफर कर रहा है, सेम है। एंगल बढ़ रहा है, घट रहा है, एंगल क्या है, बढ़ रहा है। अब ये दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली अपोज कर रहे हैं, एंगल बढ़ा, म्यू घटा। तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, म्यू आर्थो, म्यू मेटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू पैरा। यहाँ पर ध्यान दो, ये Cl इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, ये Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब आप बताएंगे भैया ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये खींच रहा है, तो लग रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचा जा रहा है, यहाँ से खींचा जा रहा है। यहाँ पर खींच रहा है तो लग रहा है यहाँ से और यहाँ से। एंगल बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो म्यू क्या होगा, घट रहा होगा। म्यू आर्थो, म्यू मेटा, म्यू पैरा। और म्यू पैरा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली अपोज कर दिया ना। यहाँ पर म्यू पैरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, इधर ये CH3 है, ये भेज रहा है और Cl खींच रहा है। CH3 भेज रहा है और Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर अब बताओ, ये इलेक्ट्रॉन इधर भेज रहा है, ये इधर खींच रहा है, इधर भेज रहा है और ये इधर खींच रहा है, इधर भेज रहा है और उसी साइड में खींच रहा है। तो क्या हो जाएगा, म्यू, अब एंगल बढ़ रहा है ना,
डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। तो पहला डाइक्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा या नहीं होगा? हो गया 120 डिग्री है। आप लोग फिजिक्स में देख लीजिएगा, ये 120 है तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा। एक बार ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था कि किसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ये 4 ऑप्शन में थे लास्ट वाले, 1 2 3 ये 4 ऑप्शन में थे, तो इसका 0 होगा। कारण क्या है इसका 0 है? बाकी तीनों का 0 है बेटा। ये ध्यान दो, इन सबके पास दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर। तो अगर इसका यस इधर है तो इसका यस इधर होगा, समझ ना? उसी तरह से एक सबके पास 2 लोन पेयर है, इसका CH3 अगर इधर है तो इसका CH3 उधर होगा, इसका H इधर है तो उसका H इधर होगा। अब यहाँ पर ऐसा क्यों है? ये CN देखो, ये तो C और N है डेल्टा बेटा, ये ध्यान दो C और N, यहाँ पर C जो है N के साथ ये ऐसा डायरेक्शन बना रहा है और लोन पेयर है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, चलो बात कहानी खत्म करते हैं, थोड़ा सा हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हम लोग मिलेंगे इसको थोड़ा एक बार पढ़ के आइएगा, ठीक है ना? तो इसको फिर खत्म करेंगे, इस एप्लीकेशन बताएंगे और ये बोर्ड आप पढ़ना। इसको क्वेश्चन के रूप में नहीं करा पा रहे हैं, बस एग्जाम्पल ही दे रहे हैं, ठीक है? तो एग्जाम्पल ही क्वेश्चन बन जाएंगे।